नमस्कार। अब डिसीज़ सिम्पटम्स के बाद हम आते हैं प्लांट डिसीज़ कंट्रोल। तो पौधों में पादपों में जो जिस तरह से फंगस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस आदि के द्वारा जो डिसीज़ हो जाती है, उन डिसीज़ के द्वारा काफ़ी सारी प्लांट से इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि उसके कारण जो यील्ड है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही नुकसान होता है। तो उस नुकसान को हम किस तरह से रोक सकते हैं? तो मतलब जो इकोनॉमिक लॉस होता है उसको किस तरह से रोक सकते हैं जिससे कि हम फसल को रोग मुक्त कर सकें। तो फसलों को रोग मुक्त करना ही हमारा डिसीज़ कंट्रोल मेजर होता है कि फसल को रोग मुक्त करें। इसी उद्देश्य से हम पादपों को एक डिसीज़ कंट्रोल मेज़र किए मतलब डिसीज़ कंट्रोल किए जाते हैं। तो उसके लिए हम किस तरह से डिसीज़ कंट्रोल करते हैं? तो डिसीज़ कंट्रोल मेजर्स का मतलब पादप को रोग मुक्त करना नहीं है, बल्कि पौधों को उन डिसीज़ से बचाना है और उसको बचाने के लिए उचित उपाय करना है, जिससे कि जो फसल है उसके फसल में जो आर्थिक हानि हो रही है, आर्थिक मूल्य की जो हानि हो रही है, वो तुलनात्मक रूप से कम हो सके। और प्रकृति में जो डिसीज़ और पैथोजन एक साथ उपस्थित होते हैं अनेक प्रकार के, तो उनका पूरी तरह से इरेडिकेशन करना तो संभव नहीं है, उनका उन्मूलन हम इतनी आसानी से पूरी तरह से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल मेजर्स के द्वारा हम उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो पादप रोग हैं वो उनमें हम किस तरह से उपाय कर सकते हैं, तो हमने उनको 3 भागों में बांट दिया है: प्रोफाइलेटिक मेजर, क्यूरेटिक मेजर और बायोलॉजिकल मेजर्स। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्रोफाइलेटिक मेजर्स क्या है। प्रोफाइलेटिक मेजर्स के बारे में, तो इन उपायों का उद्देश्य है कि पैथोजन को होस्ट के संपर्क में आने से रोकना। मतलब यदि पैथोजन होस्ट के संपर्क में ही नहीं आएगा तो उसको किस प्रकार से डिसीज़ पहुंचाएगा। तो उसके लिए हमने कुछ विकल्प ढूंढे हैं, जैसे क्वारंटाइन फर्स्ट, दूसरा है इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट, तीसरा है क्रॉप रोटेशन, चौथा है सैनिटेशन और केमिकल प्रोफाइलैक्सिस। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्वारंटाइन क्या है। तो क्वारंटाइन, जैसा कि अभी आजकल कोविड-19 के कारण काफ़ी चल रहा है, क्वारंटाइन बोलते हैं हम, कि कोई भी व्यक्ति यदि डिसीज़ से संक्रमित है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया। और क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि उस जो डिसीज़ से संक्रमित है उसको दूसरों से दूर रखना। मतलब जो अच्छे जो जिनमें डिसीज़ के सिम्टम्स नहीं है, डिसीज़ नहीं है, उनसे डिसीज़ वाले को अलग रखना। यही पादपों में हम करते हैं कि रोग को फैलाव की दृष्टि से जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल है, अब यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि प्रोपोगेटिंग मटेरियल कौन सा है, जैसे बीज है, बल्ब है, ट्यूबर्स है, रूट्स हैं, जिनके द्वारा प्रोपोगेशन प्लांट का हो सकता है या प्लांट्स को प्रोपोगेट किया कर सकते हैं। तो उन जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स हैं उनका आयात और निर्यात में रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, और यही रेस्ट्रिक्शंस जो है, आयात निर्यात का जो रेस्ट्रिक्शंस है, वो क्वारंटाइन कहलाता है। ये जो नियम है क्वारंटाइन, ये सर्वप्रथम 1912 में अमेरिका में बनाए गए थे, और भारतवर्ष में ये नियम जो है विनाशकारी कीट एवं नाशक रोग कानून DIP एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट के नाम से इसको बनाया गया था 1914 में। और इसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन भी किए गए। इस कानून के अनुसार किसी भी देश से हम यदि सीड या ट्यूबर्स मतलब प्रोपोगेटिंग मटेरियल जो आयात करते हैं, तो उसकी आयात की अनुमति उनको तभी मिलेगी जब निर्यात करने वाले देश के कृषि मंत्रालय द्वारा
नियुक्त जो अधिकारी है यदि वो उसको प्रमाण पत्र देंगे कि हाँ ये डिसीज़ फ्री है, प्रमाण पत्र यदि उसको प्राप्त है तो ही वो प्रोपोगेटिव मटेरियल की रोगाणु मुक्त है, डिसीज़ फ्री है, तो ही उसका आयात हो सकता है। भारत में इस प्रकार के लगभग 16 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिनमें से 2 थल मार्ग वाले हैं, 6 हवाई अड्डे और 8 केंद्र बंदरगाह पर है। हमारे देश में DIP एक्ट लागू होने से पूर्व और उसके पश्चात अनेक रोग जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। मतलब जैसे बाहर से हमने जो भी कुछ सामग्री आयात की है, जैसे सीड हैं या फिर कुछ प्रोपोगेटिव मटेरियल, बल्ब है, ट्यूबर है, इस तरह के मटेरियल जो आयात किए हैं तो वो डिसीज़ फ्री नहीं थे, उनमें कुछ डिसीज़ आ गई। तो वो कौन से हैं? कुछ इस प्रकार हैं जैसे जो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गए हैं बाहर से। लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी जो कि हैमिलिया वेस्ट्रेक्स के द्वारा होता है और ये श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, ये यूरोप से आया हमारे यहाँ पर। रॉट डिसीज़ ऑफ पोटैटो जो कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होता है और ये नीदरलैंड से आया है हमारे यहाँ। ये कुछ ऐसे प्रमुख रोग हैं जो बाहर से इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे यहाँ। तो यदि पहले से ही हम कृषि मंत्रालय के द्वारा मतलब कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि आयात के द्वारा जो चीज़ें हमारे यहाँ आ रही है प्रोपोगेटिव मटेरियल, वो प्रोपोगेटिव मटेरियल डिसीज़ फ्री हो, तो उनमें डिसीज़ होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो इसको हम कहते हैं क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन के द्वारा जो बाहर से डिसीज़ हमारे यहाँ आ रही है उसको इस तरह से रोका जा सकता है। फिर दूसरा जो है इसका हम किस तरह से रोक सकते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पक्सिनिया ग्रामिनीज का एक एग्जांपल बताती हूँ कि मतलब यहाँ पर क्या है अल्टरनेटिव होस्ट, मतलब यदि कोई पैथोजन अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरी करते हैं, तो 2 होस्ट पर पूरी करने से यदि एक होस्ट को अल्टरनेट होस्ट उसका जो है उसको यदि हम किसी तरह से नष्ट कर दें तो उसको लाइफ साइकिल का जो पार्ट उस अल्टरनेट होस्ट पर होता है वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो जिसके कारण वो जो बीजाणु हैं, जो स्पोर्स हैं, जो अल्टरनेट होस्ट पर जर्मिनेट होते हैं तो वो वहाँ पर नहीं बन पाएंगे, जिससे कि आगे की साइकिल रुक जाएगी, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से हम अल्टरनेट होस्ट के द्वारा रोक सकते हैं। जैसे वैकल्पिक जो अल्टरनेट होस्ट है वो प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में ही मतलब ज़्यादातर प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पैथोजन को शेल्टर देता है। जैसे पक्सिनिया ग्रामिनीज ट्रिटिसाई, इसका जो अल्टरनेट होस्ट है, मेन होस्ट उसका है वीट, दूसरा जो अल्टरनेट होस्ट है जो उसकी बाकी की लाइफ साइकिल जो एसिडियोस्पोर पिक्निडियोस्पोर वाली, ये जो लाइफ साइकिल है वो बारबेरीज लीफ पर ही होती है। मतलब बैसिडियो बीजाणु जब उस पर बारबेरीज पर ही जर्मिनेट होंगे जाकर, तो ये बारबेरीज लीफ पर जीवन साइकिल का कुछ हिस्सा वहाँ पर पूरा करते हैं। तो यदि इस अल्टरनेट होस्ट को ही हमने ख़त्म कर दिया तो इस रोग के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से क्रॉप रोटेशन के द्वारा तो एक ही फसल को मतलब समान जैसे एक ही प्रकार की फसल यदि खेतों में हम कई वर्षों तक लगातार लगाते रहते हैं तो सॉइल बर्न पैथोजन जो है उनकी वृद्धि उसमें होती रहती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है ऐसे रोगों का संक्रमण बढ़ जाता है। यदि कुछ समय के लिए उस सॉइल में उसी जाति के पौधों के लिए मतलब उसी जाति का पौधा यदि हम नहीं लगाएं तो वो जो है बीजाणु जो वहाँ पड़े हुए हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे यदि उसी जाति की पौधे के लिए वो अनुपयुक्त हो जाती है और खेतों में भिन्न जाति की फसल उगाने पर क्या होगा कि उसको परपोषी न मिलने के कारण उसकी जीवन क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी पैथोजन की। तो इस प्रकार से रोगाणु के लिए सुगराई फसल को कुछ समय के अंतराल के बाद यदि बोया जाता है तो सॉइल बर्न डिसीज़ की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे कि
अब यूरिडोस्पोर्स, जैसे गेहूं में यूरिडोस्पोर्स जो है वो यूरिडोस्पोर्स से जर्मिनेशन होता है वहाँ पर। तो यदि किसी कारण से, जैसे कई सारी सॉइल बर्न डिसीजेस हैं, तो स्पोर्स वहाँ पर पड़े रहते हैं और वो स्पोर्स फिर जैसे ही वो फसल, जैसे हमने इस बार गेहूं की फसल लगाई है और नेक्स्ट सीजन में वापस हम उसी खेत में गेहूं की फसल लगाते हैं, तो यदि पहली बार उसमें उस पैथोजन के द्वारा हानि हुई है तो उस पैथोजन के कुछ बीजाणु जरूर वहाँ पर पड़े होंगे और वो बीजाणु फिर उसको वापस से, यदि हमने नेक्स्ट सीजन में वापस से वही फसल लगाई है तो उसको हानि पहुंचा सकते हैं। और यदि उसको प्रॉपर होस्ट वही वाला यदि नहीं मिलता है, जैसे पक्सिनिया गेहूं को ही पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्यूटिसाई गेहूं को ही संक्रमित करता है, यदि उसको गेहूं नहीं मिलता है तो वो उसके जो बीजाणु हैं वो धीरे धीरे वहीं पर उनकी जीवन क्षमता खत्म हो जाती है। और जब हम कुछ सालों के बाद यदि उस खेत में गेहूं लगाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा डिसीज़ को रोक सकते हैं। अगला है सैनिटेशन। रोग नियंत्रण के लिए जैसे अभी आजकल बहुत चल रहा है सैनिटाइजेशन करना कोविड-19 में, तो वही की सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना, जिससे कि क्या होगा, जो पैथोजेंस हैं वो नष्ट हो जाएंगे। साफ़ सफाई रखेंगे तो पैथोजेंस डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो रोग नियंत्रण के लिए खेतों की स्वच्छता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। जैसे जो पैथोजेंस जो है वो भूमिगत भाग है, जैसे सड़े गले भाग जो भूमिगत रह गए, फसल का यदि काट लिया है और कुछ पौधे जो जिनमें इन्फेक्शन हुआ है और उनके सड़े गले भाग यदि मिट्टी में पड़े रह जाते हैं तो उनके अंदर जो बीजाणु हैं वो सुप्त अवस्था में पाए जाते और उनका वो इनोकुलम के रूप में काम करेंगे। जो सड़े गले भाग हैं वो उस पैथोजन के लिए इनोकुलम का काम करेंगे और जिससे क्या होगा, नेक्स्ट बार जब यदि वो फसल लगाई गई तो उसको वो आसानी से संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए खेतों से डिसीज़ प्लांट को हटाना आवश्यक है। जैसे गेहूं है, मटर है, इनमें डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट और पीस, और मक्का और मटर की डाउनी मिल्ड्यू, विल्ट ऑफ कॉटन आदि के नियंत्रण में सैनिटेशन के द्वारा सफलता प्राप्त हुई है। मतलब डिसीज़ प्लांट्स को यदि वहाँ से हटा ही दिया जाए तो उसको आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। ग्रीन हाउस में यदि कभी ग्रीन हाउस में भी डिसीज़ आ सकती है तो ग्रीन हाउस में डिसीज़ फ्री करने के लिए उसको नियंत्रित करने के लिए जो सॉइल उपयोग में ली जाती है उसको स्टरलाइज किया जाता है, स्टरलाइज सॉइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद केमिकल प्रोफाइलैक्सिस, पौधों की रक्षा के लिए कुछ रसायनों का, कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है और इन केमिकल्स को हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स में फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमेटिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, कई प्रकार के केमिकल सम्मिलित हैं। यहाँ पर हम फंगस डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ फंगल डिसीज़, कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ का यहाँ पर हम उनमें कौन कौन से हम केमिकल यूज़ कर सकते हैं उनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। जो फंजीसाइड है इनको हमने, इन केमिकल्स को जिस तरह से उपयोग में लिया जाता है उसके आधार पर इनको हमने दो वर्गों में बांट दिया है। एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, दूसरा रेसिडुअल फंजीसाइड है। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, इस प्रकार के फंजीसाइड जो है वो पैथोजन फंगस के सीधे संपर्क में आते हैं और पौधे में संक्रमण से पूर्व या उसके पश्चात ये आ सकते हैं। तो ये सीधे संपर्क में आते हैं, मतलब हम इनका उपयोग संक्रमण के पूर्व या संक्रमण के पश्चात भी कर सकते हैं। दूसरा जो है रेसिडुअल फंजीसाइड, तो ये जो रेसिडुअल फंजीसाइड है ये पौधे पर जो पैथोजन है, पैथोजेनिक फंजाई जो है उसके संक्रमण से पहले ही इनका प्रयोग किया जाता है और ये संक्रमण से पूर्व ही पौधे की सतह पे जब हम उसके पहले ही, मतलब जैसे फसल हमने लगाई है और उसमें किसी तरह का संक्रमण हमको दिखाई नहीं दे रहा है तब भी हम उसका छिड़काव कर देते हैं। जैसे हमको पता है कि इस खेत में, इस फसल में ये वाली डिसीज़ हो सकती है, तो उस डिसीज़ के बचाव के लिए हम उसी से रिलेटेड फंजीसाइड का या पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। तो वो पेस्टिसाइड उसके ऊपर उस प्लांट की सतह के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बना देते हैं, तो उस प्रोटेक्टिव कवर से वो डिसीज़ से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से
फंजीसाइड का प्रयोग अनेक प्रकार से, अब हम फंजीसाइड का प्रयोग किस तरह से करें, तो फंजीसाइड का प्रयोग हम अनेक अनेक प्रकार से कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स जो खेतों में यूज़ किए जाते हैं तो उनका सामान्यतः जो फसल यदि बड़ी हो गई है, फसल मतलब जैसे खड़ी हो गई है, तो उसके लिए हम स्प्रे के द्वारा या डस्टिंग के द्वारा कर सकते हैं उनका छिड़काव। फिर जो सॉइल बर्न पैथोजन है उनके लिए हम मतलब सॉइल बर्न पैथोजन मतलब सीड में पहले से ही उनके पैथोजन के माइसीलियम मौजूद हैं, तो उनको हटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम सीड्स को ट्रीटमेंट देते हैं। तो सीड्स को ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ फंजीसाइड के जो ड्राई पाउडर है वो सीड्स पर मिलाए जाते हैं, सीड्स को उनमें मिलाया जाता है, मतलब जैसे कोटिंग की जाती है ना, उस तरह से कर लेते हैं हम। और मतलब और या फिर उनका घोल बना देते हैं और उस घोल से उनको उपचारित कर देते हैं। फिर सॉइल बर्न डिसीज़, सॉइल या पौधे के भूमिगत भागों में, सॉइल में यदि किसी तरह से पैथोजन है, या जैसे हम कह रहे हैं कि सीड वहाँ पर डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, तो मतलब सुसुप्त अवस्था में वो पड़े रहेंगे, या फिर पौधे के भूमिगत भाग जो कि किसी डिसीज़ से प्रभावित हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम सॉइल में इन केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। उसके बाद ये जो कुछ रसायन हैं, हम जो जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो 2 तरह के केमिकल कंपाउंड्स का, 3 तरह के केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फेमस है बॉर्डेक्स मिक्सचर के रूप से, इसके अंदर कॉपर सल्फेट, लाइम और पानी का मिक्सचर होता है, 10:10:100, या फिर 1:6:100 के अनुपात में ये मिश्रण होता है। डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट डिसीज़, एंथ्रेक्नोज और वाइट रस्ट के नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। बगार्डी मिक्सचर, ये बगार्डी मिक्सचर जो है एक बॉर्डेक्स मिक्सचर का ही एक अलग रूप है, और इसमें लाइम के स्थान पर हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ये बॉर्डेक्स मिक्सचर से मतलब पौधे जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो पौधों को उस केमिकल्स से भी कुछ हानि होती है, तो उस इससे जो इससे ये जो हम बगार्डी मिक्सचर जो यूज़ करते हैं, बॉर्डेक्स मिक्सचर की तुलना में इससे पौधों को हानि कम होती है, कम फाइटोटॉक्सिक है, और कोमल पत्तियों वाले पौधों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर चेशंट कंपाउंड्स, इसके अंदर कॉपर सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट 2:1 के रेशो में होता है, और डंपिंग ऑफ डिसीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस क्लोराइड 1:1000 के घोल के रूप में, इसका दोनों यौगिकों का 1:1000 घोल के रूप में उपयोग किया जाता है। इतना डाइल्यूशन करना पड़ता है इसका। लाइम सल्फर, कैल्शियम थायोसल्फेट और कैल्शियम पॉलीसल्फाइड का मिश्रण होता है, और ये पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण में काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी प्रभावकारी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में थायरम, TMTD के नाम से ये ऑर्सेन, टुंडास, टैलिसेन आदि के नाम से बिकता है, और पाइथियम, फ्यूजेरियम, प्रोटोमाइसिस आदि के द्वारा जो रोग होते हैं उनके नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। फरबाम, फेरिक डाईमेथाइल डाइथियोकार्बोमेट, फेरमेट, फेरबाम, कोरोमेट आदि ट्रेड नाम से मिलता है ये, और आलू में अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिसीज़ है उसमें काफ़ी प्रभावकारी है। मैनब, डाइथेन M22 या मैनजेट के नाम से बिकता है, और मुख्यतः ये पत्ते वाली सब्जियां और सब्जी की पत्तियां, मतलब पत्ते वाली सब्जियों में और फलों के रोगों में नियंत्रण में सहायक होता है। जीरेम, जिंक डाइमेथिल डाइकार्बोनेट, भारत में इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्यूमेन के नाम से है, और ये जो लीफ में जो रोग हो जाते हैं उनके नियंत्रण में ये काफ़ी उपयोगी। एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो रोगों में काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुई है, काफ़ी सहयोगी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये अनेक पैथोजेनिक जीवाणु जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास
बेसिटेकोरिया, स्यूडोमोनास आदि और मतलब इतने बैक्टीरिया और कुछ कवक, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, पैरासिटिका, इनके नियंत्रण में ये काफ़ी उपयोगी है। साइक्लोहेक्सिमाइड ये क्रोकोमाइसिस, हाइमेलिस, इरिसाइफी, पॉलीगोनाई, ऑस्ट्रेलिगोहॉर्डाई, स्क्लेरोशिया फ्रूटिकोला, राइजोपस, पोट्राइटिस आदि जातियों से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए ये प्रभावकारी है, रोगों के नियंत्रण में काफ़ी प्रभावकारी है। ग्रीसियोफुल्विन ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और अल्टरनेरिया, सोलेनाई, यूरोमाइसिस आदि रोगजनकों को आदि पैथोजन के प्रति ये प्रभावशाली है। टेट्रासाइक्लिन ये भी माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न वाले रोगों में इस नियंत्रण मतलब माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो डिसीज़ हो जाती है, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो इस तरह की जो डिसीज़ हो जाती है, इन डिसीज़ को रोकने के लिए ये काफ़ी प्रभावकारी है। तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक, जैसे कि हम बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ हमें होती है तो हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी इन एंटीबायोटिक का उपयोग कंट्रोल के लिए, डिसीज़ कंट्रोल के लिए किया जाता है। इसके बाद जो है क्यूरेटिक मेजर्स और बायोलॉजिकल मेजर्स हैं, वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।